गुड आफ्टरनून एवरीवन। एएलपी रेलवे का रिजल्ट आ चुका है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत कम कट ऑफ गया है ना, 42 मार्क्स कट ऑफ रहा और सिलेक्ट होने वाले बच्चे भी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप मेंस बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें और सिलेक्ट हो जाएं। अलग अलग बहुत सारे कैटेगरी में एग्जाम होती है एएलपी की मेंस के लिए अलग अलग, जैसे किसी ने डीजल से भरा होगा, किसी ने फीटर से भरा होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई फील्ड चुन के फॉर्म भरा होगा। तो मैं जो अभी ये क्लास लेके आया हूँ मेंस के लिए स्पेशली लेके आया हूँ, जिसने डीजल मैकेनिक के लिए फॉर्म भरा होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेगुलर बेसिस पे मैं आपको ऐसे शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आधे एक घंटे के लिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड मैं आपको ढेर सारे एमसीक्यू करवाने वाला हूं। तो आज हम लोग जानेंगे कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इंजन होता क्या है। इंजन जो होता है वह केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है। यह एक मोटर है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इंजन होता है। इंजन जनरली दो टाइप से डिसाइड किए जाते हैं, या तो कौन सा वो फ्यूल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कि पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है या सीएनजी वाला इंजन है, कौन सा इंजन है। या फिर दूसरा तरीका है कि उसके स्टॉक के आधार पर कि 2 स्टॉक में आउटपुट दे रहा है या 4 स्टॉक में आउटपुट आ रहा है, तो स्टॉक बेस पे रहता है। और दूसरा रहता है आपका कौन सा, उसके फ्यूल के बेसिस पे। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले फ्यूल बेसिस पे हम लोग डीजल इंजन और कौन सा पढ़ते हैं, पेट्रोल इंजन। तो ये प्रॉपर नोट्स भी हो सकते हैं आपके लिए, आप इनको पढ़ोगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट में लिखे हुए हैं लेकिन क्लियर लिखा हुआ है कि डीजल इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है। इंजन भी इस प्रकार भी डिफाइन किए जा सकते हैं कि जिसमें बाहर कंबशन हो रहा है और एनर्जी अंदर ले रहे हैं। जैसे आपने स्टीम इंजन देखा होगा कि कहीं बाहर जल रहा है और वहां से स्टीम जो है वो इंजन के अंदर आ रही है और उसके थ्रू इंजन ऑपरेट हो रहा है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में अंदर जो है वो फ्यूल जलता है, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बाहर की तरफ जलता है। तो ये जो होता है डीजल इंजन, ये इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसमें डीजल या इसी तरह के वाष्पित ईंधनों पर चलने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें डीजल इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन हो सकता है, इंटरनल कंबशन में सीएनजी वाला, यदि सीएनजी उपयोग करते हैं, एलपीजी के थ्रू भी बहुत सारे लोग चलाते हैं इंजन। तो ये ढेर सारे इंजन जो है ये इंटरनल कंबशन इंजन है। एक्सटर्नल कंबशन में आप एग्जांपल दे सकते हैं जैसे स्टीम इंजन, ठीक है, वो एक्सटर्नल कंबशन था। आगे बढ़ते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक के बारे में जाने तो 4 स्ट्रोक इंजन एक आंतरिक दहन इंजन है जिसमें पिस्टन 4 अलग स्ट्रोक पूरे करता है, मतलब 4 राउंड मारता है। एक बार डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा। ये टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में एक डाउन और एक अप, खत्म, इतने में स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। तो जो 4 राउंड लगाए, मतलब 1 2 3 और 4, वो 4 स्ट्रोक, और जो 2 राउंड लगाए वो 2 स्ट्रोक। पिस्टन 4 अलग अलग स्ट्रोक पूरा करता है, जिसमें एक कल थर्मोडायनेमिक चक्र शामिल है ना। एक थर्मोडायनेमिक पूरी प्रोसेस है जिसमें इनटेक होती है एयर, फिर कंप्रेस होती है, फिर बर्न होती है, फिर एग्जॉस्ट होती है। ऐसे चारों प्रोसेस इसमें शामिल है। तो स्टॉक का मतलब होता है सिलेंडर के साथ पिस्टन की पूरी यात्रा किसी भी दिशा में। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक स्टॉक, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक स्टॉक। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है, इसको ऊपर को कहा जाता है टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर, और इसको कहा जाता है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो जो टॉप डेड सेंटर होता है, उस टॉप डेड सेंटर से यदि नीचे तक जाए तो एक स्ट्रोक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्ट्रोक। और जब नीचे से ऊपर आए तो ये दूसरा स्ट्रोक हो गया ना। तो ऐसे स्ट्रोक एक राउंड होता है, चाहे ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए। तो ये टोटल मिला के अगर जो नीचे जाके ऊपर आ गए वापस तो 2 स्ट्रोक हो गए। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डीजल इंजन इज अ इंटरनल कंबशन इंजन। ये एक पॉइंट है जिसपे मैं गोला बनाते जाऊं, ये पॉइंट याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें डायरेक्ट बन सकते हैं। दूसरा, इट यूज द हीट ऑफ कंप्रेशन टू इनिशिएट इग्निशन टू बर्न द फ्यूल। मतलब कंप्रेशन के थ्रू इग्नाइट होता है ना, तो इसको कंप्रेशन इग्निशन भी इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मतलब संपीड़न के द्वारा, है ना, संपीड़न जो होता है उसके कारण उसके अंदर इतनी हीट जनरेट होती है कि जब आप उस पर फ्यूल छींटते डीजल तो वो इग्नाइट हो जाता है। तो दो तरह के इंजन, जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, इसमें डिफरेंस यही होता है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में ग्लो प्लग होता है। मतलब स्पार्क प्लग नहीं होता, ग्लो रहता है जो बहुत कम मात्रा में एनर्जी देता है। बाकी वो कॉम्प्रेस ही इतनी हो चुकी रहती है कि हीट के कारण ही वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है।
तो ये दूसरा पॉइंट। तो यहाँ से पहले पॉइंट में इंटरनल कंबशन इंजन हमको समझ में आता है कि जो पेट्रोल इंजन है 4 स्ट्रोक उसमें इंटरनल कंबशन होता है। दूसरा, उसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन के थ्रू इग्निशन हो जाता है ना। और फ्यूल दैट हैज, इसमें इंजेक्टर यूज होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर। इसीलिए ये जो इंजन होता है ये क्या होता है? महंगा होता है। जो हम पेट्रोल इंजन यूज करते हैं उसमें कार्बोरेटर यूज होता है, जबकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है। तो फ्यूल इंजेक्टर जो रहता है वो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? फ्यूल जब आपका लास्ट स्टॉक सेकंड स्टॉक कंप्लीट होता है, सेकंड स्टॉक कंप्लीट होता है जिसमें आपको फ्यूल आपको उसके अंदर डालना होता है, पिस्टन सॉरी अपने सिलेंडर के अंदर, उस समय पर फ्यूल इंजेक्टर उपयोग होता है जो फ्यूल इंजेक्ट करता है स्प्रे के फॉर्म में। ठीक है। आगे, इसको डिजाइन किसने किया था? तो इसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था, इसीलिए इसका नाम डीजल इंजन है। 1893 में विकसित किया गया था। मतलब ये मान सकते हैं कि आज से लगभग 138 साल पहले, है ना, 25 और लगभग 25 7 32 132 33 साल पहले ये इंजन डीजल चक्र के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? डीजल चक्र, डीजल के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके अवयव, इसके कंपोनेंट कौन कौन से? तो पहला है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? मतलब वह पार्ट जिसके अंदर पिस्टन चलता है, जिसके अंदर पिस्टन चलता है, जिसके अंदर, मतलब आप देखोगे तो इंजन का पार्ट इस तरीके से रहता है। ऊपर की तरफ जो रहता है वह इंजन का हेड रहता है। बीच में यदि हम देखें तो सिलेंडर ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक मान सकते हैं, ये ब्लॉक है। ऊपर हेड रहेगा, है ना। हेड के अंदर कैमशाफ्ट वगैरह ये सारी चीजें रहेगी। इसके अंदर जो है वो पिस्टन रन करेगा। क्या रन करेगा? पिस्टन। और इसी के निचले भाग में आपकी जो है वह क्या रहेगी? फ्लाईव्हील इस कोने में अटैच रहेगी और साथ साथ में क्रैंकशाफ्ट इसमें अटैच रहेगी। तो इसी तरीके से ये इंजन रन होता है। तो ये जो पार्ट है ये आपको डायग्राम फॉर्म में इसीलिए दिखा रहा हूं कि इसी को इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है। ये इंजन ब्लॉक है जिसमें सिलेंडर रन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे छेद भी होते हैं जिसमें पानी लगातार बहता रहता है। आजकल कूलेंट यूज करते हैं, पहले पानी उपयोग करते थे तो पानी बहता रहता था। अभी अगर जो कूलेंट है तो कूलेंट हम लोग डालेंगे। उसके अलावा सिलेंडर बोर यहाँ पर दिख रहा है। ये जो सिलेंडर बोर है, सिलेंडर बोर का मतलब होता है इसमें पिस्टन अप डाउन होता है। उसके अलावा इसमें आप देखोगे कि टाइमिंग गियर इस तरफ रहता है। ये टाइमिंग गियर किस लिए उपयोग किया जाता है? टाइमिंग गियर गवर्नर को रन करने के लिए, जिसके थ्रू फ्यूल का प्रॉपर समय पर हम फ्यूल इसको दे पाए। जिस समय टॉप डेड सेंटर पे पहुंच रहा है उसी समय फ्यूल इंजेक्ट हो, तो उसके डिसीजन के लिए टाइमिंग चेन उपयोग की जाती है। उसके अलावा ऑयल पंप और माउंटिंग, ऑयल पंप की माउंटिंग वगैरह सब कुछ इसके ऊपर रहती है। तो सिलेंडर ब्लॉक जो रहता है ये बहुत बड़ा पार्ट होता है इंजन का, और इसी में मेन सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? माउंट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो सिलेंडर लाइनर, है ना। तो सिलेंडर जो होता है, ये सिलेंडर ब्लॉक जो होता है, बहुत बार इसको एल्यूमिनियम वगैरह और इन सब चीजों का, या ज्यादातर एल्यूमिनियम का ही मैन्युफैक्चर किया जाता है आजकल, ताकि थोड़ा हल्का रहे। लेकिन यदि ये हल्का रहा और एल्यूमिनियम का आपने बना दिया तो जब कंबशन होगा, फ्यूल जलेगा, तो एल्यूमिनियम तो पिघल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी स्मूथनेस बनाए रखे। उसके अलावा हम जो है जो भी चीजें बनाते हैं या जो पार्ट्स बनाते हैं उनमें कुछ चीजें कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए भी ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसी दिक्कत ना हो कि कोई इंजन में कुछ प्रॉब्लम आए और हमको पूरे ही पार्ट्स बदलना पड़े, इसलिए भी ऐसा कुछ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिलेंडर लाइनर उपयोग किए जाते। सिलेंडर लाइनर होते क्या है? यदि आपको बोर की लेंथ बढ़ाना है, बोर की लेंथ के अलावा इसकी जो आप जो स्मूथनेस है वो ज्यादा बरकरार रख सके, टेम्परेचर को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, टेम्परेचर आसानी से जो है, जैसे मान लो गर्म हुआ कंबशन में तो वो आसानी से बाहर की ओर दे सके, उसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? वो सिलेंडर लाइनर उपयोग करते हैं। सिलेंडर लाइनर होता क्या है? उस सिलेंडर के जो आपका जो केसिंग है ऊपर वाली, उसमें जाके फंस जाता है और उसी के अंदर पिस्टन प्रॉपर्ली मूव करता है। मतलब आप देखोगे तो ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लगता है कौन? सिलेंडर लाइनर, और सिलेंडर लाइनर के अंदर सिलेंडर चलता है। ठीक है। तो सिलेंडर लाइनर, जिसे सिलेंडर स्लीव के नाम से भी जाना जाता है, स्लीव ही समझ सकते हैं, स्लीव के नाम से जाना जाता है, एक बेलनाकार घटक है जिसे आंतरिक दहन इंजन के भीतर पिस्टन की प्रत्यागामी गति के लिए एक टिकाऊ, चिकनी और घिसा, मतलब आप किसके लिए? स्मूथनेस के लिए उपयोग करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए उपयोग करते हैं, वियर रेजिस्टेंस के लिए उपयोग करते हैं, इसको उपयोग किया जाता है। सबसे मेन बात, सिलेंडर लाइनर आर प्राइमरली क्राफ्टेड फ्रॉम कास्ट आयरन, काई का बना हुआ होता है, कास्ट आयरन, टेम्परेचर हाई ये जो है सस्टेन कर पाए उसके लिए कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। बाकी और चीजें उसमें मिक्स की जाती है। इंजन में सिलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट को पकड़ना, सिलेंडर
का या फिर सिलेंडर लाइनर बोलना चाहिए था। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिलेंडर इन द इंजन? क्रैंक शाफ्ट को पकड़ना, कैम शाफ्ट को दिशा दिखाना, पिस्टन को दिशा दिखाना। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, पिस्टन को दिशा दिखाना। मतलब जो पिस्टन है वह प्रॉपर सीधे लाइन में ऊपर जा सके और नीचे आ सके, इसीलिए हम लोग काई का यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं किसका? सिलेंडर का, ये सिलेंडर लाइनर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इंजनों में सिलेंडर किस पदार्थ से बना हुआ होता है? आधुनिक जो होते हैं अभी, इसमें सिलेंडर किसका बना हुआ होता है? तो सिलेंडर कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। उसके अलावा अगर जो ये पूछे कि सिलेंडर ब्लॉक का बना हुआ रहता है, तो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो सिलेंडर भी जो लाइनर है, यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम ही टिक करेंगे, क्योंकि जो लाइनर होता है वो लोहे का बना हुआ होता है, वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। बाकी सिलेंडर जो रहता है, सिलेंडर जो, वो तो आपका एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड मतलब ऊपर हेड रहेगा, बीच में सिलेंडर रहेगा और उसके अंदर सिलेंडर क्या रहेंगे? लाइनर रहेंगे। तो सिलेंडर हेड जो है, ये सिलेंडर हेड, इसके अंदर क्या लगे रहते हैं? इसी के अंदर वॉल्व लगे रहते हैं। मतलब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि कहाँ क्या होता है। तो ये वॉल्व लगे रहते हैं। वॉल्व क्या करते हैं? ओपन क्लोज करते हैं। एग्जॉस्ट वॉल्व रहता है, एक इनटेक वॉल्व रहता है, और इसी के अलावा इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है ना, फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। ये सारी चीजें किस काम आती है? ये जस्ट ऊपर आके लग जाता है। किसके ऊपर आके लग जाता है? ये ऊपर आके लगता है सिलेंडर के ऊपर, है ना। सिलेंडर हेड सिलेंडर के ऊपर लगा रहता है। तो इसके अंदर एग्जॉस्ट वॉल, इनटेक वॉल और उसके अलावा आपका फ्यूल इंजेक्टर वगैरह सब कुछ लगे रहते हैं। उसके अलावा कैमशाफ्ट लगी रहती है। कैमशाफ्ट क्या करती है? ऑपरेट करती है वॉल्व को, कि कब कौन सा वॉल्व ओपन होगा, कब कौन सा होगा, और कब बंद होगा, कब चालू होगा, उसकी बेसिस पे सारी चीजें क्या होती है? अरेंज रहती है। उसके अलावा टाइमिंग चेंज भी इससे अटैच रहती है, ताकि कब वॉल्व ओपन होना चाहिए, कब क्लोज होना चाहिए, वो यहाँ पर क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नीचे उल्लेखित में से कौन सा सिलेंडर हेड का हिस्सा नहीं है? वॉल्व, स्पार्क प्लग, केम और केमशाफ्ट। बताओ। वॉल, बिल्कुल वॉल इसी में लगे रहते हैं। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग भी बिल्कुल हेड में लगा रहता है। वो किस्मत की बात है कि हम डीजल इंजन पढ़ रहे हैं, बाकी अगर जो पेट्रोल इंजन रहता तो इसी में लगा रहता। केम्स केम्स भी इसमें लगी रहती है। सिर्फ क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो यहाँ नहीं रहती। क्रैंक शाफ्ट जो रहती है वो कहाँ रहती है? नीचे रहती है। क्रैंक शाफ्ट इस जगह नहीं रहती, वो जहां पर पिस्टन पिस्टन कनेक्टिंग रॉड जो होती है, जैसे मान लो ऊपर पिस्टन है, ये पिस्टन घूम रहा है, यहाँ पर पिस्टन रिंग है, और यहाँ पर क्या है? ये कनेक्टिंग रॉड है। ये कनेक्टिंग क्या है? रॉड है। और ये जो है ये क्रैंकशाफ्ट होती है। ये क्या होती है? क्रैंकशाफ्ट। मतलब जो पावर जाती है, वो पावर किस में जाती है? पहले क्रैंकशाफ्ट में जाती है। इसी से अटैच रहता है जो आपका व्हील अटैच रहता है, जो बहुत भारी रहता है। आप बताइए उसका नाम क्या होगा? वो व्हील अटैच रहता है जो एनर्जी को पूरा स्टोर करके रखता है और इंजन को स्मूथली चलाता है। ठीक है, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अगली बात आती है हेड गैस्किट, है ना। ये गैस्किट क्या होती है? ये जनरली बनी हुई होती है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम ना बोलते हुए स्टील की और इन चीजों की बनी हुई रहती है ना, कॉर्क की बनी हुई रहती है बहुत बार। तो ये गैस्किट क्या काम आती है? ये प्रॉपर सीलिंग के काम आती है। काई के काम आती है? सीलिंग। मतलब जैसे मान लो आपने नीचे सिलेंडर है और ऊपर जो है सिलेंडर हेड है ना। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये सिलेंडर हेड है और इसके पहले क्या है? सिलेंडर है। तो सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड लगेगा, है ना। ये सिलेंडर ब्लॉक है और ये सिलेंडर क्या है? हेड है। तो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड लगेगा। कहाँ आ गए हम लोग? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड लगेगा। तो दोनों के बीच में जो होती है वो हेड गैस्किट उपयोग होती है। क्या होती है? हेड गैस्किट। ये गैस्किट क्या काम करती है? हेड गैस्किट आंतरिक दहन इंजन में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच अवरोध के रूप में कार्य करती है। यह दहन गैसों और शीतलता रिसीव को रोकती है। मतलब सीधी सी बात की, जो अंदर आपका कंबशन हुआ है वो लीक ना हो जाए, या फिर कूलेंट उसमें मिल ना जाए, कूलेंट लीक ना हो जाए। इन दोनों चीजों के लिए उपयोग की जाती है, कि कूलेंट उसमें जाके ना मिल जाए। जैसे मान लो यहां से पानी बह रहा है और यहाँ पर गैस बन रही है, अगर जो गैस किट नहीं है तो ये आपस में मिक्स होने का चांसेस रहता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? गैस किट का उपयोग करते हैं, ताकि प्रॉपर सीलिंग हो, विच इज विचुअली फॉर जनरेटिंग द पावर नीडेड टू प्रोपेल द व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए जो ताकत चाहिए वो लीक ना हो जाए, वो प्रॉपर पावर बनी रहे, उसके लिए उपयोग की जाती है क्या? हेड गैस किट। मतलब आप सीधा सा समझ लो कि दो चीजों को प्रॉपर चिपका के रखे, उनके बीच में कोई गैप ना हो, उसके लिए उपयोग की जाती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड गैस किट आमतौर पर मल्टी लेयर स्टील या मिश्रित पदार्थों से बनती है। काई की बनी होती है? मल्टी लेयर स्टील से, इसके बारे में ध्यान रखें।
जिन्हें इंजन संचालन के लिए चरम तापमान और दबाव को सहन करने की डिजाइन किया जाता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर वो पिघल ना जाए उसके लिए उपयोग किया जाता है। दहन गैसों को शीतलता के साथ मिश्रित होने से रोकता है, मतलब ये हिंदी गड़बड़ है, अंग्रेजी में देखोगे तो कूलेंट के साथ मिक्स ना हो जाए, है ना, जो कंबस्शन गैस वो कूलेंट के साथ मिक्स ना हो जाए उससे बचाता है। हेड गैस्केट इंजन संपीड़न को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब जो कंप्रेशन आपने किया है वो कंप्रेशन हाई प्रेशर पे होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो प्रेशर लीक ना हो जाए उसके लिए उपयोग की जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच एक टाइपिंग फिटिंग जोड़ प्रदान करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो गैस्केट का उपयोग किया जाता है, हेड गैस्केट, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, गैस्केट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला, नीचे उल्लेखित में से कौन सी गैस्केट की सामग्री नहीं है, कॉर्क, पीवीसी, एस्बेस्टॉस या रबर, तो कॉर्क भी सह सकता है, एस्बेस्टॉस भी सह सकता है, रबर भी सह सकता है, सिर्फ पीवीसी है वही उपयोग नहीं होगा, पीवीसी पाइप के लिए यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वह पाइप के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये तीनों चीजें हो सकती है, पीवीसी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इंजन में एक घूर्णन शाफ्ट जो पिस्टन की रैखिक गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करती है क्रैंकशाफ्ट कहलाती है। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, पिस्टन इससे कनेक्टेड रहते हैं क्रैंकशाफ्ट से, और इसी के साथ मैंने पूछा था आपसे कि एक पहिया जुड़ा हुआ रहता है जिसको कहा जाता है फ्लाईव्हील, क्या कहा जाता है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील बहुत इंपॉर्टेंट है इंजन को प्रॉपर स्मूथ वे में रन करने के लिए और हर साइकिल को स्मूथली चलाने के लिए, बहुत भारी पहिया रहता है, वो क्या करता है कि इंजन की जो पावर है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा कि आपका ज्यादा ताकत आ गई ज्यादा दम से ना घुमा पाओ और ताकत कम पड़ी तो रुक ना जाओ, दोनों केस में बराबर चलते रहो, उसके लिए यूज किया जाता है क्या, फ्लाईव्हील। तो जो पिस्टन होता है वह कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है, किससे, क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो जो पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसको कहा जाता है क्या, रेसिप्रोकेटिंग, उसको रोटरी में कन्वर्ट करता है, काहे में कन्वर्ट करता है, रोटरी में कन्वर्ट करता है, गोल गोल घुमाता है, बस ये क्रैंकशाफ्ट का काम है। क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील कनेक्ट होती है, फ्लाईव्हील उस एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, साथ में आगे ट्रांसमिट भी करती जाती है, ठीक है। तो रोटरी शाफ्ट इज एन इंजन दैट कन्वर्ट द पिस्टन लीनियर मोशन, उसका लीनियर मोशन है उसको काहे में, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। क्रैंकशाफ्ट कंट्रोल द प्रीसियस अमाउंट ऑफ ऑयल नेसेसरी फॉर लुब्रिकेशन, साथ में ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी इंजन के अंदर, मतलब जैसे ये सारी चीजें घूम रही है तो वो इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट है वो ऑयल के अंदर ही रहती है, तो वो लगातार ऑयल को भी सर्कुलेट करती रहती है पूरे इंजन के अंदर ताकि प्रॉपर लुब्रिकेशन बना रहे, ठीक है। वे आवश्यकता अनुसार पिस्टन को शक्ति प्रदान करती है जो काउंटर वेट के नीचे की और गति के माध्यम से प्राप्त होती है। नतीजन क्रैंकशाफ्ट एक आंतरिक दहन इंजन के निर्बाध संचालन की गारंटी देती है, मतलब ये लगातार प्रॉपरली इंजन चलता रहे उसके लिए में भी सहयोग करती है। वैसे ये मेन काम जो है वो फ्लाईव्हील का रहता है, फ्लाईव्हील इससे जुड़ा हुआ रहता है इसीलिए ये भी वही का वही पावर प्रदान करती है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट का निर्माण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बार बार सवाल पूछा जाता है, फोर्जिंग के द्वारा, फोर्जिंग के द्वारा क्रैंकशाफ्ट बनाई जाती है, फोर्जिंग के द्वारा रेलवे के जो पहिए होते हैं वो फोर्जिंग के थ्रू बनाए हुए थे, ये सारी चीजें फोर्जिंग प्रोसेस से होती है, क्यों, क्योंकि इन सब में कोई भी चांसेस नहीं होना चाहिए, न क्रैकिंग का न किसी और चीज का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए फोर्जिंग के थ्रू ये बनाई जाती है, मतलब फोर्जिंग के थ्रू हाई डेंसिटी इसकी क्रिएट की जाती है मटेरियल की और इसको जो क्रैंक शाफ्ट है इसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है कैमशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जो होती है, क्रैंकशाफ्ट जो है वो पिस्टन के नीचे होती है, जैसे पिस्टन है, ये पिस्टन हमारा चल रहा है ना, ये पिस्टन है, इस पिस्टन से जो ये कनेक्टिंग रॉड है ना, इससे जो यहाँ पर कनेक्ट होती है वह कैमशाफ्ट है, वह क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट। और जो इस पिस्टन के ऊपर की तरफ यहां पर हेड में, है ना, सिलेंडर हेड में, सिलेंडर हेड में जो लगी होती है वो होती है कैमशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट का काम है रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना लीनियर मोशन को। कैमशाफ्ट का काम है हर वॉल को ओपन क्लोज करना प्रॉपर समय पर, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, इनको प्रॉपर ओपन और क्लोज करना, कि कब इनलेट खुलेगा कब एग्जॉस्ट खुलेगा, ये सारा काम इसका है। ये बहुत पतली होती है, ये बहुत मोटी होती है, ये जो है इसमें इस तरीके से टेपर बड़े छोटे लगे रहते हैं जो वॉल को क्लोज ओपन करते हैं, गोल गोल घूमती रहती है, ओपन क्लोज करती रहती है, और इसका काम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोनों के नाम एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आगे देखें, केम एक ऐसा कैमशाफ्ट, एक ऐसा आकार की डिस्क होती है जो घूर्णी गति को प्रत्यगामी गति में परिवर्तित करती है, और केम शाफ्ट एक शाफ्ट है जिसमें केम की एक पंक्ति होती है जो इंजन में वाल्व को खुलने और बंद करने का नियंत्रण करती है, मतलब क्रैंक शाफ्ट जो है वो मोशन को कन्वर्ट करती है, जबकि कैम शाफ्ट जो है वह
वॉल को ऑपरेट करती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अगला टाइमिंग गियर। ये टाइमिंग गियर होता है, यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो आइडियल गियर, कैम गियर, फ्यूल व्हील, कैम शाफ्ट गियर, है ना। ये मतलब इनमें से कोई टाइमिंग गियर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ गियर इन्होंने डाल दिया। जबकि टाइमिंग गियर ऐसा होता है जो कनेक्ट होता है किससे, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट से। और क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट से कनेक्ट होता है। काई से, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट जो रहती है वही टाइमिंग डिसाइड करती है कब एग्जॉस्ट ओपन होगा, कब इनलेट ओपन होगा, कब फ्यूल इंजेक्ट होगा। ये सारी चीजें, जो फ्यूल इंजेक्टर है वो जो कैम शाफ्ट है उसी में टाइमिंग गियर होता है, जो ये डिसाइड करता है कब कौन कौन चीज ओपन होगी। मतलब ये टाइमिंग डिसीजन आपको यहाँ दिख सकता है। ये देखोगे आपको, ये जो है ना, ये बड़ी छोटी जो है ना, उसका कारण ही है। यदि किसी ने इंजन खोल के देखा होगा तो ये जरूर चीजें देखी होगी कि जब घूमता है तो जो जितना बड़ा है वो उतने समय के लिए दबा रहेगा, जो छोटा है वो कम समय के लिए दबा रहेगा। तो वॉल्व खोलने बंद करने का काम केम शाफ्ट का है, और वो केम शाफ्ट टाइमिंग गियर से कनेक्ट होती है। तो टाइमिंग गियर क्या करता है, टाइमिंग गियर इज अ गियर दैट ट्रांसमिट द मूवमेंट ऑफ द crankshaft to the camshaft. This controls the opening and closing of the intake and exhaust valve. मतलब intake valve, exhaust valve जो है ओपन क्लोज होते हैं, उनका टाइमिंग डिसाइड करता है टाइमिंग गियर। तो टाइमिंग गियर कुछ नहीं होता है, गियर नीचे लगा रहता है, वो चेन के थ्रू किससे, कैमशाफ्ट से कनेक्ट रहता है। नीचे जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है उसके अकॉर्डिंग कैमशाफ्ट घूमती है, वॉल्व ओपन क्लोज होता है, ठीक है। यदि उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हुई, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रैंक केश। क्रैंक केश क्या होता है, जो सीधी सी बात है कि क्रैंक को जो है कवर करने के लिए रहता है। क्रैंक शाफ्ट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहते हैं, कार्बोरेटर फ्लोर इसके अंदर रहता है, सिलेंडर अटैक हेड इसमें रहता है, वाटर जैकेट इसमें रहता है, उसके अलावा रेडिएटर रिटम इसी के अंदर रहता है। तो ये सारी चीजें को एक कवर करने के लिए क्रैंक केश रहता है। क्रैंक केश आंतरिक दहन इंजन का एक मूलभूत घटक है, जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के लिए आवाज के रूप में कार्य करता है। मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसका रीजन है, इसके एक एक पार्ट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो टॉप होता है इसको पिस्टन कहा जाता है। ये रिस्ट पिन है ना, स्मॉल एंड, ये कनेक्टिंग रॉड कहलाती है। ये बड़ा वाला एंड है ना। ये जो है ये कनेक्टिंग रॉड, सीआर कनेक्टिंग रॉड है ना। ये ऊपर वाला पिस्टन है। और आपको बताना है गजेन पिन किसको कहा जाता है ना। जो पिस्टन में पिन लगी रहती है जिससे कनेक्ट रहता है पिस्टन, उसको गजेन पिन कहा जाता है। तो a piston is a moving part of an engine that slides back and forth in a cylinder. It's key component of heat engine that helps convert heat energy into mechanical work. मतलब यहाँ पर हीट जलती है जिससे ये नीचे दबता है, ये क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील जो अपना है उसको एनर्जी देती है, वहां से इंजन में ट्रांसमिट होती है या गियर बॉक्स में ट्रांसमिट होती है, फिर इंजन में जाती है, ठीक है। पिस्टन अक्सर कास्ट एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से बना हुआ होता है, क्योंकि ये हल्का होता है और गर्मी को अच्छी तरह से संचालित कर पाता है। पिस्टन जो होता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है ना। एल्यूमिनियम का मैन्युफैक्चर रहता है ताकि हल्का रहे। पिस्टन क्या होना चाहिए, बहुत हल्का रहता है, नहीं तो पता चले उसी में एनर्जी हमारी खर्च हो जा रही है। तो पिस्टन बहुत हल्का बनाया जाता है। उसका जो टॉप पॉइंट है, देखो यहाँ पर आप देखोगे बीच में, यहाँ पर ये जो ये है पिस्टन रिंग, ये दिख रही है पिस्टन रिंग, ये किस लिए उपयोग की जाती है। पिस्टन रिंग जो रहती है ये प्रॉपर जो हमारा प्रेशर बना है, कंबशन प्रेशर, वो प्रॉपर मेंटेन रहे उसके लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड जो रहती है आपके सामने दिख रही है, इसका काम रहता है गति हस्तांतरित करती है। पिस्टन की जो गति है उसको क्रैंक शाफ्ट को देती है ना। तो मोशन ट्रांसफर कन्वर्ट द पिस्टन अप एंड डाउन मोशन इनटू कंसिक्वेंटली द क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन। यही है जो पिस्टन को ऊपर नीचे जो हो रहा है उसको कन्वर्ट करती है किसमें, गोल गोल घूमने के लिए मजबूर करती है किसको, क्रैंकशाफ्ट को। अगला फोर्स ट्रांसमिशन, फोर्स भी ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिशन। तो ये पॉइंट है ना, ये वर्ड याद होने चाहिए कि क्रैंकशाफ्ट का काम क्या है। क्रैंकशाफ्ट का काम है मोशन ट्रांसफर करना, फोर्स ट्रांसफर करना, उसके अलावा संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, और एक लास्ट है रोटेशनल कंट्रोल, है ना, रोटेशनल कंट्रोल करना। हेल्प्स मेंटेनिंग द क्रैंकशाफ्ट करेक्ट एंड कंसिस्टेंट रोटेशन। ये सारा काम होता है किसका, कनेक्टिंग रोड का। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे, ये फ्लाईव्हील है इसका क्या काम है, ये है इसका क्या काम हो सकता है, मान लो ये दिया हुआ है तो ये किसका काम है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कहलाता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या होता है, तो फ्लाईव्हील एक यांत्रिक उपकरण है जो घूर्णन ऊर्जा को संग्रहित करता है। संग्रहित करता है मतलब हेवी रहता है, ये घूमेगा बहुत मुश्किल से, और यदि घूम गया तो फिर आप रुक रहे हो तो आपको रुकने भी नहीं देगा, उसी से घूमेगा। मतलब फ्लाईव्हील जो होता है
वह इंजन की चाल को स्मूथ बनाने का काम करता है, ठीक है। तो अ फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट स्टोर rotational energy. It is heavy wheel that rotate at high speed to accumulate and maintain kinetic energy. Flywheel are used in variety of application including automobiles, handlooms and बैकअप पावर सिस्टम। बहुत सारी जगह उपयोग किया जाता है इंजन के अलावा भी। पर आप समझ सकते हैं, आपने किर्लोस्कर का इंजन देखा था पहले, जो खुला इंजन आता था हरे कलर का, है ना। आपने किर्लोस्कर का इंजन देखा हो कभी, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नेट चल रहा होगा तो। नेट नहीं चल रहा है, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। किर्लोस्कर का जो इंजन आता था उसमें हरे कलर का व्हील रहता था बड़ा, उसका काम ही वो रहता था, ठीक है, कि वो मेंटेन करके चलता था। उसके अलावा आपने पुराने जमाने में अगर जो वो मशीन देखी हो जो गेहूं चने निकालने के लिए काम आती थी, उसमें बड़ा सा व्हील रहता था, उसका काम भी वही रहता था कि वो मेंटेन करके चलता था, ठीक है, फ्लाई व्हील की तरह काम करता था, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लाईव्हील का कार्य। पिस्टन की घूमने वाली गति को घूर्णन गति में बदलना, है ना, ये फ्लाईव्हील का काम नहीं है। पिस्टन की घूमने वाली गति को घूर्णन गति में बदलना, ये फ्लाईव्हील का काम नहीं है। क्रैंकशाफ्ट की घूर्णी गति को वॉल रोड की आगे पीछे की गति में बदलना, गति में उतार चढ़ाव को रोकना, करेक्ट, ये इसका काम है, गति को उतार चढ़ाव में रोकना। सभी लोड स्थितियों में इंजन की गति को एक समान बनाए रखना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीप लगा सकते हैं कि सभी लोड स्थितियों में इंजन की गति को एक समान बनाए रखना, प्रॉपर बनी रहे, उसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य बेयरिंग इंजन में एक बेयरिंग है। ये बेयरिंग उपयोग की जाती है कहां पर, जैसे पिस्टन जो रहता है वह पिस्टन कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड से। किससे? कनेक्टिंग रॉड से। तो ये आपका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, और यहां पर जो रहती है क्रैंकशाफ्ट रहती है। क्या रहती है? क्रैंकशाफ्ट। तो जो क्रैंकशाफ्ट रहती है वह जिस जिस कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होती है उसमें उपयोग होती है, ये बेयरिंग उपयोग होती है। जैसे आपको यहां दिखा सकता हूं मैं, ये यहां पर इस जगह उपयोग होती है, इस जगह, है ना, ये इस जगह उपयोग होती है। और इनका काम क्या रहता है, ये यहां पर आप देखोगे कि मेन बेयरिंग इज अ बेयरिंग इन इंजन दैट सपोर्ट द क्रैंकशाफ्ट एंड अलाउ इट टू रोटेट। मेन बेयरिंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, है ना। बेयरिंग का जनरली उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दूसरा जो लॉस हो उस लॉस को इससे कवर किया जा सके। मतलब अगर जो मान लो बार बार घूमने के कारण कुछ शेयरिंग आई और शेयरिंग के कारण कुछ पार्ट में प्रॉब्लम हुई, तो कम से कम पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन या फिर क्रैंकशाफ्ट में दिक्कत ना आए, बेयरिंग में दिक्कत आए, हम बेयरिंग को बदल दें। तो ये बेयरिंग उसके लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर जो बात करें तो टोटल 4 प्रोसेस है इंजन के अंदर, 4 प्रोसेस है। पहली इनटेक होती है, इनटेक, देन कंप्रेशन, फिर फ्यूल इंजेक्टर और एग्जॉस्ट। टोटल 4 प्रोसेस है, डीजल इंजन की 4 प्रोसेस रहती है। पहली प्रोसेस की बात करें, डीजल चक्र 4 प्रकार का रहता है। डीजल इंजन की, डीजल यहाँ हिंदी में नहीं, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। डीजल इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन, ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर, है ना। कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। जो पेट्रोल इंजन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो साइकिल रहता है, इसमें टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला इनटेक होता है, दूसरा कंप्रेशन होता है, तीसरा पावर होता है, चौथा एग्जॉस्ट होता है। मतलब खाली इंजन पड़ा है तो पहली बार में इंजन टॉप डीसी, टीडीसी, है ना, टॉप डेड सेंटर से नीचे की ओर जाता है। तो जब नीचे जाता है, यहां पर अगर जो मैं आपको इस डायग्राम में बताऊं कि जब ये नीचे जाता है तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। जब ये नीचे जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये इनटेक वॉल्व खुल जाएगा और यहां से अंदर एयर आना चालू होगी। जब एयर आना चालू होगी, जब बॉटम पे पहुंच जाएगा, एयर भर चुकी, इसको पैक कर देंगे, इसको पैक कर देंगे और इस पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे। जब पिस्टन ऊपर लेके जाएंगे तो एयर क्या होगी? कंप्रेस होगी। क्या कंप्रेस होने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ चुका है। उसी समय पर उसमें डालेंगे हम फ्यूल। जैसे ही फ्यूल उस पर डालेंगे तो फ्यूल हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण इग्नाइट होगा। ध्यान रखना, यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर आपका स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, ग्लो प्लग यूज किया जाता है। ग्लो प्लग जो रहता है वो स्पार्क का काम नहीं करता। ग्लो प्लग जो है बहुत माइन्यूट एनर्जी देता है, लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण फ्यूल अपने आप इग्नाइट होता है। मतलब पेट्रोल के मामले में डीजल ज्यादा जो है वो आसानी से जल सकता है। तो डीजल जैसे हम उसके ऊपर डालेंगे तुरंत इग्नाइट होगा। जैसे इग्नाइट होगा ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के कारण ये डाउन जाएगा। ये जैसे डाउन पे पहुंचेगा, एयर पूरी जल चुकी, यहां पर जो फ्यूल रहता है पूरा जल चुका रहेगा
अगला जो स्टॉक रहेगा वो अगला स्टॉक कौन देगा, फ्लाईव्हील देगा, जो इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा और उस समय एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाएगा और यहां से एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब पहला इंटेक वॉल्व फ्लाईव्हील के थ्रू आता है, सेकंड कंप्रेशन फ्लाईव्हील के थ्रू आता है, थर्ड जो होता है वो इंजन देता है, और एकमात्र स्टॉक जिसको पावर स्टॉक कहा जाता है इंजन के थ्रू आउटपुट आता है। तो दो फ्लाईव्हील रोटेशन में एक ही इनपुट होता है, तीन तो जबरदस्ती के रहते हैं जो हम आउटपुट लेते हैं किसके थ्रू, फ्लाईव्हील। इसलिए फ्लाईव्हील बहुत भारी रखी जाती है कि वो एक बार घूम गई तो कम से कम 2 राउंड तो उसको घुमा दे। ठीक है, ये काम रहता है फ्लाईव्हील का और ये इस तरीके से रहता है। तो मैं एक एक स्टॉक के बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ। ये चारों प्रोसेस आपके सामने दी गई है। पहला इनटेक स्टॉक। इनटेक स्टॉक के अंदर क्या होता है, टीडीसी से तक हो जाएगा। हाँ, चलो, इनटेक स्टॉक के दौरान इनलेट वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है ना। इनटेक के समय इनटेक खुलता है, एग्जॉस्ट खुला रहता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। ये सारी चीजें, सिलेंडर में आयतन का दबाव कम होता है ना, मतलब प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है। इसमें वायुमंडल और सिलेंडर के अंदर दबाव का अंतर पैदा होता है। जब टीडीसी से बीडीसी जाओगे तो अंदर जो है वह प्रेशर जो है वह कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, उसके कारण जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर जाएगी फिल्टर के थ्रू, अंदर पहुंचेगी। अंदर पहुंचने के बाद दूसरा ये कि हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो एयर जाए उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहे ताकि आसानी से जले और अच्छी मात्रा में जले, तो हम वैसे ही कुछ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस दबाव के अंतर के कारण वॉल जो ये वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो एयर को कहां पहुंचा देगा, अंदर। इस स्टॉक के अंत में सिलेंडर पूरी तरह से हवा से भर जाएगा और इनलेट वॉल्व बंद हो जाएगा। पहले वाले में सिर्फ एयर भराती है, बंद हो जाता है। अब दोनों वॉल्व बंद रहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों बंद रहते हैं, और टीडीसी से बीडीसी की जगह बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होता है। मतलब ऊपर के दोनों वॉल्व बंद, अंदर जो घिरा गए उनको दबाना स्टार्ट। जब उनको आप प्रेशराइज करना स्टार्ट करोगे तो होगा क्या, एक सेकेंड। जो इनटेक एयर है वो क्या होने लगेगी, वह कंप्रेस होने लगेगी। इनटेक एयर कंप्रेस हो जाएगी उच्च संपीड़न अनुपात के कारण, है ना। हाई, क्या बोला जाएगा, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ दिस इंजन इज हायर देन द पेट्रोल इंजन, है ना। इसका कंप्रेशन रेशियो हाई होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखो कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हाई होता है। उच्च संपीड़न अनुपात के कारण हवा का तापमान डीजल इंजन के स्व प्रज्वलन तापमान से अधिक हो जाएगा। उसके कारण जैसे ही आप उस पर डीजल डालोगे इंजेक्टर के थ्रू, वो जलना स्टार्ट होगा और अगला स्टॉक आ जाएगा जिसको बोला जाएगा पावर स्टॉक। ठीक है, जैसे ही डीजल इंजन के कण उच्च तापमान वाली हवा के संपर्क में आते हैं, ये अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। इसे ऑटो इग्निशन या सेल्फ इग्नाइट कहा जाता है। इस इंजन में संपीड़न हवा डीजल ईंधन को प्रज्वलित करती है। मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो एयर है उसके कारण इग्निशन होता है, उसके कारण क्या होता है, इग्निशन होता है। तो पावर स्टॉक आ जाएगा अगला, है ना। पावर स्टॉक क्या रहेगा, पावर स्टॉक के दौरान इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद है। मतलब पहले इनलेट खुला रहेगा, एग्जॉस्ट बंद रहेगा, फिर इनलेट एग्जॉस्ट दोनों बंद, अगले स्टॉक में इनलेट एग्जॉस्ट दोनों बंद, और लास्ट वाले में इनलेट बंद रहेगा और एग्जॉस्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो पहले वाले में इनलेट ओपन, एग्जॉस्ट क्लोज। तो क्या है, यहां पर देखेंगे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, मतलब वापस नीचे की ओर जा रहा है। ईंधन इंजेक्ट लगभग संपीड़न स्टॉक के अंत से शुरू होता है, लेकिन ईंधन इंजेक्शन की दर ऐसी होती है कि दहन निरंतर दबाव बनाए रखे। ठीक है, आगे इस स्टॉक के दौरान इंजन यांत्रिक कार्य का या शक्ति उत्पन्न करता है। मतलब ये जो है ये पावर स्टॉक रहता है, और धीरे धीरे गर्म गैसों का दबाव धीरे धीरे कम होता जाता है और आयतन बढ़ता जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट वाला निकास स्टॉक। अब क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, क्रैंकशाफ्ट अपना काम करेगी, सॉरी फ्लाईव्हील अपना काम करेगा, और क्रैंकशाफ्ट उसके कारण घूमेगी। उसके कारण जो इनलेट अंदर की साइड जो कंबस्ट प्रोडक्ट है, जो जली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकलेगी और चौथा स्टॉक खत्म हो जाएगा। फिर अगला स्टॉक चालू हो जाएगा जिसके अंदर इनलेट वाल्व ओपन होगा और एयर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, मोर एफिशिएंट है, मोर रिलायबल है, रिलीज लेस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, उसके अलावा इजीली टर्बोचार्ज, ना डीजल इंजन टर्बोचार्ज के रूप में भी यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा रेलवे ने यूज किया है। रेलवे का जो 2500 हॉर्स पावर का इंजन था, है ना,
उसको 4200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया टर्बोचार्जर यूज करके। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो इसी तरह के ढेरों वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अभी फिलहाल ये पहला वीडियो था, और भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो यदि कोई भी बच्चा जो डीजल मैकेनिक के रूप में असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर देना चाहता है, वो जुड़ सकता है मुझसे और रेगुलर पढ़ सकता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुद का ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं अगला वीडियो लेके आऊं तो उसमें और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं। जय हिंद।